आपने की यहाँ पे जवानगर में आपको लोगों को क्या संदेश देंगे? आज यहाँ पे इनॉग्रेशन हुई है बीपी ओझा मार्ट की। मैं अपनी तरफ से दिल की अमीन गहराइयों से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। पूरी ओझा फैमिली को मुबारकबाद पेश करता हूँ, खास करके स्पर्श ओझा जी को। और मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि एथिकल बिजनेस के तौर पर ये यहाँ के लोकल जो डिमांड है, जो मार्केट है, उसको कैटर करेंगे। बिल्कुल आप कह रहे हमने यहाँ पे राजौरी में एक मार्ट खोला है बीपी ओझा मार्ट के नाम से, तो जवाहर नगर राजौरी में। हम सबसे पहले तो थैंकफुल हैं यहाँ के एसएसपी साहब का, चंदन कोहली सर का, और एडिशनल एसपी साहब का, लियाकत साहब का, जिन्होंने यहाँ पे आके इनाग्रेशन की, अपना कीमती समय हमें दिया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ से लोग जो जम्मू जाते थे जो सामान वगैरह लेने, वो अब हमने यहाँ पे कोशिश की है लाने की जम्मू में, राजौरी में। तो सब पैक्ड आइटम्स हैं हमारे पास यहाँ पे। तो आप हमारे पास आएँ, बाज़ार से हर चीज़ कम रेट में हम आपको देंगे। हर चीज़ हम अवेलेबल है हमारे पास। जो जम्मू पे आप जाते थे चीज़ लेने के लिए, वो आपको यहाँ पे ही मिलेगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, हमने होम डिलीवरी भी एक ऑप्शन रखा है। जो भी हमने व्हाट्सएप नंबर हम अपना आपको दे देंगे सबको। आप हमें कभी भी व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हम आपको होम डिलीवरी करवाएंगे। और सबसे हमने जेन्युइन रेट रखे हैं। थैंक यू। साढ़े सत्कारयोग लीडर पहुँच चुके हैं। मैंने कह क्षमा चाहूँगा। जय हिंद। सर एक मिनट फोटो में एक मिनट आया मकर संक्रांति मुबारकबाद दें कि भगवान इस साल तुसें मुश्किलें को बचा, और ये साल तुंदा परिवार बधा फुल्ला है और अस मिलिए जम्मू कश्मीर की और गंगयाल की तरक्की वास्ते। जिन्ने तक भगवान की मर्जी नहीं होए, उस प्रभु की मर्जी नहीं होए, उस अल्लाह की मर्जी नहीं होए, उस वाहिगुरु की मर्जी नहीं होए। वो लगन और मेहनत करना करे, लगन और मेहनत और ईमानदारी करने चले कोई काम करके कुछ कामयाबी जरूर मिलती। पांच सरपंच और कांग्रेस के हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, और खास करके मेरे सामने जो मातृशक्ति महिला शक्ति जो बैठी है, मैं उनको अपनी तरफ से प्रणाम करता हूं, चरण वंदना करता हूं। और आप सबको कल जो हमारे इस साल का पहला त्योहार और रमन जी ने आपके बीच आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त की दिया, मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
सतीश जी को, रमन जी को, मीर साहब को, खास करके आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बाकी लोकल जो मसाइल हमारे सतीश जी ने रखे, उम्मीद करता हूँ ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि ये नए साल की शुरुआत अच्छे ढंग से आए, आपके हर एक घर में हमेशा खुशी का माहौल रहे और हमें कोरोना बीमारी से छुटकारा मिले, क्योंकि इस कोरोना की बीमारी में मोदी साहब ने बड़ी सियासी रोटियां सेकी हैं। अब रोटी सेकने का मौका ना मिले, इतने काले कानूनों की बौछार जम्मू कश्मीर में लगाई, चाहे डॉम मिसाइल हो, हमारी रियासत का दर्जा छीनने की बात है, हर भरपूर कोशिश की। क्योंकि कुछ चीज़ों का जिक्र हमारे सानी साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं और अर्बन का नेतृत्व करते यहाँ पे हैं, संगठन को मजबूत करने के लिए इन्होंने भी कई बातें यहाँ पे रखी। लेकिन आज आप सारे साथी महसूस करते हैं कि हमारे और पहले में ज़मीन आसमान का अंतर है। विकास आज देखने को यहाँ पे नहीं मिला। मकर संक्रांति मैं सुदर्शन खजूरिया, वाइस प्रेसिडेंट श्री बाबा अम्बो स्मारक कमेटी खजूरिया बरादरी। हर साल की तरह मकर संक्रांति पे जो हमारी एनुअल मेल होती है, इस साल कोविड को देखते हुए उसका जो आयोजन है वो स्थगित कर दिया गया, अगले साल करेंगे। और अभी मेल तो नहीं हो पाई, लेकिन कुछ लोग माथा टेकने के लिए बाबा जी का आशीर्वाद पाने के लिए आ रहे हैं और उनको पूरे SOP के मुताबिक हाथ सैनिटाइज करवा रहे हैं, मास्क दे रहे हैं और मत्था टेक के उनसे विनती कर रहे हैं कि वो मत्था टेक के वापस चले जाएं। भंडारे का आयोजन इस बार नहीं किया गया है, कोई प्रसाद नहीं, अंदर सिर्फ फ्रूट का प्रसाद उनको दे रहे हैं। और बाबा जी से और आज ये हम विनती करते हैं कि आने वाला टाइम ठीक हो, कोविड से निजात मिले और अगली मेल बड़ी अच्छी तरह हम इसको निभा पाएँ। एक मिनट पैसे वो मेल देना जो भी है मैं फिरोज़ खान, मैं कांग्रेस का लीडर हूँ और फॉर्मर नेशनल प्रेसिडेंट NSUI का पहला जम्मू कश्मीर से हूँ। और आज जिन इश्यूज़ पे मैं मीडिया से बात करना चाहता हूँ वो रिसेंटली आपने देखा होगा कि पूरा चिनाब वैली अर्थक्वेक से ग्रिप हो गया। एक बड़े रेक्टर स्केल पे अर्थक्वेक चिनाब वैली में आया जिसमें रामबन डिस्ट्रिक्ट एपिसेंटर उसका था। तो ये स्टार्ट अर्थक्वेक्स का है चिनाब वैली में और इसके क्या रीजंस हैं इस पे बात करनी है। चिनाब वैली में आप देखेंगे कि डोडा, रामबन, किश्तवाड़ में 3 हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत सी फाइंडिंग्स में ये आया है कि वहाँ जो रिजर्वायर्स हैं, डैम्स हैं, जो ये लेक्स बनती है डैम्स की वजह से, जैसे डूल हस्ती, बगलियार प्रोजेक्ट और सलाल, 3 रामबन चिनाब वैली में ये हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं। इनकी वजह से जो रिजर्वायर्स हैं बहुत सी फाइंडिंग्स आई हैं हमारे देश में, महाराष्ट्र में भी और फॉरेन में भी आप देखेंगे कि इसकी वजह से अर्थक्वेक्स आए हैं। तो जो अर्थक्वेक्स आए हैं पहले तो उसकी असेसमेंट टीम्स बनाई जाए पूरी चिनाब वैली में और जिनके लॉस हुए हैं उनको कंपनसेट किया जाए और फ्यूचर में इस पर क्या सरकार जो है क्या रणनीति अपनाती है, एक अवेयरनेस टीम बनाई जाए। ऐसे अगर कोई घर बनाता है तो वहाँ के लिए स्पेशल परमिशन ली जाए ताकि वो अर्थक्वेक से बच सके। और अगर अर्थक्वेक आगे आए, क्योंकि ये मुझे लगता है कि एक स्टार्ट है आगे आने वाले, और हम इस चीज़ से कैसे बचे अर्थक्वेक से, तो गवर्नमेंट को एक बड़े वॉर फुटिंग पे चिनाब वैली में इस पे काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है एक फाइंडिंग, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो रिजर्वायर्स हैं डैम्स के यही एक रीजंस है, तो वहाँ के लोग
उनका क्या आगे रणनीति रहेगी, उनको क्या अगर वहाँ से और कहीं प्लेस किया जाता है या फिर गवर्नमेंट उस तरीके से, मुझे लगता है वॉर फुटिंग पे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से और गवर्नर से गुजारिश करता हूँ कि चिनाब वैली में एक स्पेशल पैकेज दिया जाए, एक स्पेशल डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम बनाई जाए ताकि आने वाले जो अर्थक्वेक्स हैं उनसे बचा जा सके। बाकी पूरे चिनाब वैली और डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात करें, बहुत बड़े लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉब्लम है, पिछली बार हमने इस पर रामबन में प्रोटेस्ट भी किया और वहाँ मैं डीसी रामबन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनने उसको अर्जेंटली जो कुछ देर तक जो बिजली है वो परमानेंट उसका सोल्यूशन नहीं है। मैं गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगा कि पूरी चिनाब वैली में एक बड़े लेवल पे अनशेड्यूल्ड पावर कट्स हैं, बिजली की बिल बहुत ज़्यादा आती है मगर बिजली है नहीं, तो उस पर भी मैं गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से और सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि अगर तीन हाइडल प्रोजेक्ट चिनाब वैली में है जिसकी वजह से लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी भी हो रहा है और वहाँ पर बिजली 2% जो इन डैम्स की है, वहाँ पर चिनाब वैली में अगर रामबन में बगलियार डैम है तो 2% वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी रामबन में यूज़ की जाए ताकि वहाँ पर भी उनको हेल्प मिल सके। सोशल वेलफेयर दफ्तर है नौशहरा के अंदर, इसके हमने हज़ारों चक्कर लगा लिए। मैं 2 साल हो चुके हैं मुझे सरपंच बने हुए। ये बिल्डिंग रेंट पे है और एक मोहल्ले के अंदर है। हमें किसी से दुख नहीं है, हमें किसी से नाराज़गी नहीं है। ठीक है, अगर ऑफिस रेंट पे लिया तो इसका बोर्ड सबसे पहले होना चाहिए था। अब हमारे बात करने के बाद यहाँ पे बोर्ड रख दिया गया, अंदर कहते हैं कि अंदर रखा हुआ है, तो बोर्ड अब बाहर रख दिया गया। मैं किसी छोटे कर्मचारी से भी नाराज़ नहीं होना चाहता क्योंकि उनको जितनी हिदायतें दी गई हैं उतना ही वो काम करेंगे। और रही बात सोशल वेलफेयर जो ऑफिसर है नौशहरा के अंदर, मैं उनकी भी तारीफ़ करता हूँ कि वो हफ्ते में 2 दिन ही आते हैं लेकिन काम करते हैं, लोगों के जितना हो सकता है वो काम करते हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम जो ज़्यादा पुरानी है वो सोशल वेलफेयर जो ऑफिसर हैं वो अभी आए हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये लोगों की पेंशनें हैं जिनकी लगी है और जिनकी नहीं लगी, और किसी का अकाउंट नंबर गलत है, किसी का आधार नंबर गलत है, वो सब मैंने ये फेस की है घर घर में जाके। और घर घर में जाकर मैंने लोगों को ये अकाउंट नंबर है या जो जिसका आधार नंबर गलत है वो मैंने ठीक किया है। लेकिन उसके बाद भी मुझे 2 साल हो गए चक्कर लगाते लगाते ऑफिस के। इन लोगों को पेंशन चाहिए, ये बुजुर्ग लोग हैं, इनकी ज़रूरतें हैं, कोई हैंडीकैप है, कोई किसी तरह प्रॉब्लम है। लेकिन सरकार ने ये कहा था हमें कि 21 डिपार्टमेंट के साथ आपने मिलकर काम करना है। शर्म आती है हमें 21 डिपार्टमेंट की। क्या बात, जब हमारी जम्मू में जब ओथ हुई थी, गवर्नर थे हमारे सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने कहा था कि आप किसी ऑफिस में जाओगे तो आपको चेयर मिलेगी। तो आप चेयर बहुत अच्छी देख सकते हैं कि सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं, जहाँ पे इससे भी नीचे बैठकर मैं गरीबों के काम करने के लिए तैयार हूँ और करता रहूँगा। रही बात ये पेंशनों की, ये लोगों की ज़रूरत है, ये लोगों को देनी पड़ेगी, और नहीं दी तो इसका भी हमें हल निकालना पड़ेगा क्योंकि 2 साल हो चुके हैं पूरे मुझे दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते। उसके बाद मैं बता दूं आपको, एक एक डॉक्यूमेंट आपको मेरे से मिलेगा। ये फाइलें हैं, ये लोगों की फाइलें हैं। ये सरकार कहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आप देख सकते हैं ये बेटियों की शादी हुई है, लेकिन उसमें जो पैसे देने होते हैं सरकार को बेटी की शादी में, वही बेटियां आज घूम रहे हैं गली गली में, उनको हर दफ्तर में चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, कहीं इनकी सुनवाई नहीं है। ये फाइल मैं आपको बता दूं कि ये कब की फाइल पड़ी हुई है। ये आप देखना कि ये फाइल 13/9/2018 को फाइल इन्होंने जमा कराई। बाद में इन्होंने ऑब्जेक्शन लगा के वापस कर दी। इन लोगों को फाइलें वापस की हैं। ऐसी फाइलें मेरे पास 10-15 फाइलें हैं जो मेरी डीन कलाल की पंचायत की हैं। तो उनका मैं बताऊं आपको कि ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2-2 साल लोगों ने चक्कर लगाए, जहां के फाइलें रखी, तो उसके बाद उनको वापस लौटा दी गई। मैंने कल परसों सोशल वेलफेयर के जो ऑफिसर थे, मंगलवार उनका डे है बैठने का, मैं मंगलवार को भी उनके पास आया। उनको मैंने कम से कम 8-10 आधार कार्ड और बैंक खाते दिखाए।
जिन बेटियों की शादियां हुई थी, तो उनको मैंने कहा कि इनकी देखे फाइलें आपके पास पड़ी हैं तो ऑनलाइन हुई हैं कि नहीं। उन्होंने कहा कि एक भी फाइल ऑनलाइन नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि लोग शादी के बाद देते हैं फाइल, पहले नहीं देते। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो बैठे हुए हैं, मैं उनसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि लोगों को कितना अवेयर किया आपने, लोगों को कितना जाके बताया कि ये स्कीम हमारी चल रही है तो आपने क्या क्या करना है। कुछ नहीं, सब खोखले दावे हैं, कोई ऑफिसर काम करने वाला नहीं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के दफ्तर में मैंने 2-3 चक्कर लगाए, वहाँ गया, उसके ऑफिस में किसी ने मुझे बैठने तक नहीं कहा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जहाँ नौशहरा की भी नहीं मैं इतनी बात करता, क्योंकि मुझे कुर्सियाँ नहीं चाहिए। हमारे जो गवर्नर साहब थे सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने जब ओथ लाई थी, उन्होंने कहा था कि आपको 21 डिपार्टमेंटों के साथ मिलकर काम करना है और आप 21 डिपार्टमेंट के आपको जो अधिकारी हैं, जहाँ जाओगे किसी ऑफिसर के पास जाओगे तो आपको चेयर मिलेगी। लेकिन चेयर बहुत अच्छी है, आपने देखी है जहाँ मैं बैठा हूँ, मैं मिट्टी पे भी बैठ के काम करूँगा। लेकिन ये बॉर्डर के लोग हैं, पाकिस्तान के सताए हुए लोग हैं, ये फायरिंग होती है आए दिन वहाँ पे, तो ये फाइलें लेके खुद भी मैं अभी 1-1.5 साल हो गया फाइलें लेके घूमते हुए, लेकिन किसी को कोई पैसा नहीं मिल रहा। हम लोग परेशान हो चुके हैं। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो सरकार अगर ये पैसे बेटियों की शादियों में नहीं दे सकती, बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन नहीं दे सकती, तो सरकार ड्रामे करने भी बंद कर दे टीवी चैनलों के ऊपर। पहली आज हम जो डीसी साहब से मिले, वो तत्ता पानी के सिलसिले में और भी काफ़ी इशू पे डिस्कस किया हमने, लेकिन मेन मुद्दा जो तत्ता पानी का था, तत्ता पानी का थोड़ा सा सीजन रह गया है और लोग डिपेंड करते हैं सिर्फ 2 महीने 2.5 महीने लोगों का जो यहाँ पे सीजन होता है। तो जब से ये कोरोना का सिलसिला चल रहा है, तत्ता पानी में कोई नहाना धोना बिल्कुल बंद हो गया हुआ है। तो हम सब ने मिलकर आज डीसी साहब से रिक्वेस्ट की है कि इसको 1-2 दिन के अंदर खोला जाए, और एडिशनल डीसी साहब ने भी हमें विश्वास दिलाया कि जल्द से जल्द 2-4 दिन के अंदर जो फाइल है वो डीसी साहब के पास है, वो फाइल जब भी साइन होकर आती है तो हम उसको जल्दी से जल्दी खोलेंगे। बेसिकली सच बात यह है कि कालाकोट, खड़गाला, तत्ता पानी और अरजानी सारे एरिए सफ़र कर रहे हैं तत्ता पानी की वजह से। सारी की सारी मार्केट डिपेंड करती है पानी पे और सर्दियों के सीजन पे। ये सीजन सारा निकल रहा है, तो ये बहुत बर्निंग इशू है ये यहाँ का, क्योंकि अगर ये और लेट होगा 10 दिन तो मुझे लगता है ये सारा सीज़न खत्म हो गया, तो लोगों का रोजी रोटी का साधन भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं, ओल्ड एज लोग हैं, वो नहाते हैं जहाँ पे किसी को जॉइंट पेन है वो ठीक होती है, किसी को स्किन प्रॉब्लम है वो ठीक होती है, तो ये मेडिकली भी बड़ा इफेक्टिव है। तो मेडिकली भी जब इफेक्टिव है तो लोगों को ज़रूरत तो है इसकी। तो मैंने यही रिक्वेस्ट किया है डीसी साहब से कि जल्दी से जल्दी इसको खोला जाए। दूसरा मुद्दा जो था वो हैंडपम्प के सिलसिले में, कालाकोट के लगभग 60% हैंडपम्प जो है खराब पड़े हुए हैं। तो मैंने इनसे ये भी रिक्वेस्ट किया, कहते हैं इनसे एडिशनल डीसी साहब से जो बात हुई है वो कहते हैं डीसी साहब को कुछ पैसे आए हुए हैं, लेकिन फंडिंग जो है वो पंचायत के थ्रू आनी है। तो उस पर भी मैंने उनका कहा कल उनकी मीटिंग है, वो वहाँ पे जाके डिस्कस करेंगे ताकि हमारे हैंडपम्प भी ठीक हो सकें। वो भी बड़ा इशू था। कुछ रोड्स के लिए भी हमने बात की, जो रोड जैसे दाली वाली रोड है बहुत बुरी कंडीशन है, जैसे सियोट कालाकोट रोड है, उसमें अभी पिछले 1 साल पहले वहाँ पे ब्लैक टॉप हुई थी तो वो ख़राब है। वो ठेकेदारों का सिलसिला है, उसमें मेंटेनेंस करनी है ठेकेदारों ने। तो मैंने ये भी कहा है उनको कि भाई कम से कम ठेकेदारों को कह के तो मेंटेन कराई जाए इसको। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, वो पूरे देश के आम आदमी के खिलाफ है, ना कि वो एक किसान के खिलाफ है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी उन किसानों जिन्होंने अपनी आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, और जो काला कानून जब तक MSP केंद्र सरकार वापस नहीं लेती, जम्मू की आम आदमी पार्टी उन किसानों के साथ शाना बशाना खड़ी है। आज आपने देखा, आज जनता सड़कों पर खड़ी है, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स के अपनी किसानों की शहादत को जाया नहीं होने देगी। को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी जम्मू वासियों को मकर संक्रांति की जम्मू पुलिस की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज की जो प्रेस वार्ता है वो 8 जनवरी को
कासिम नगर चौक में जो फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में हमने आयोजित की है। आप सभी लोग जानते हैं 8 जनवरी को हमारे पास परविंदर सिंह अलियास लकी सन ऑफ हरपाल सिंह सैटेलाइट कॉलोनी भटिंडी के रहने वाले, इनकी तरफ से एक शिकायत आई थी जिसमें ये बताया गया था कि शाम के 5-5:15 बजे के आसपास कासिम नगर चौक में उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया और हमले के दौरान उनके ऊपर फायरिंग भी हुई, जिसमें गाड़ी स्कॉर्पियो जिसका नंबर है JK02 CD 7999, ये इस गाड़ी की भी तोड़फोड़ हुई थी और साथ ही साथ हवा में 2 राउंड्स फायर होने की सूचना हमें मिली थी। जो कंप्लेन है, कंप्लेन के मुताबिक इसमें 5 लोगों के मुलवस होने की बात कही गई थी, जिनका नाम रसविंदर सिंह, रविंदर पाल सिंह, सुरजीत सिंह अलियास सोनू, पवनदीप सिंह और राजू थाता इस तरीके से बताई गई थी। इस सूचना के मिलने पर केस FIR नंबर 4/2021 307 धारा 307 427 147 148 IPC और 3/25 आर्म्स एक्ट के अंदर दर्ज करके पुलिस स्टेशन बागे बहू में इन्वेस्टिगेशन इसका शुरू किया गया था। दौरान इन्वेस्टिगेशन इन लोगों की उस इंसिडेंट में पाए जाने की वजह से 9 तारीख को, मतलब दूसरे दिन, इसमें से पहला जो अक्यूज़्ड है रविंदर पाल सिंह, उसको, उसके बाद अमरजीत सिंह अलियास राजू थाता सन ऑफ स्वरण सिंह जो चट्ठा का रहने वाला है, उसको 11 तारीख को, और जो बाकी इसमें अक्यूज़ थे जिसमें सुरजीत सिंह अलियास सोनू, रसविंदर सिंह और पवनदीप, इन 3 लोगों को ठंडी खुई से 13 तारीख को हमने गिरफ्तार किया है। आप सभी लोग जानते होंगे कि उस टाइम मीडिया में इस तरीके से एक बात चली थी, एक स्टोरी चली थी कि बीजेपी के लीडर के ऊपर हमला हुआ है और उसमें ऊपर फायरिंग हुई है। बहुत सारे लोगों ने उसको टेरर एंगल के साथ भी जोड़ने की कोशिश की थी। तो आज की प्रेस वार्ता आयोजित करने का यही उद्देश्य है कि इस केस की जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जिसमें जैसा आप जानते हैं कि हम आज तकरीबन 6-7 दिन के बाद आपके सामने इसीलिए पेश हो रहे हैं कि इस केस की तह तक हम जाना चाहते थे, इसको अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे बिफोर हम कोई पब्लिक स्टेटमेंट जारी करें। और आज 6-7 दिन की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद हम लोग ये आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो केस है, ये केस परविंदर सिंह अलियास लकी और इसके जो अपोजिट रादर अक्यूज पार्टी हम कह सकते हैं, जिसमें रसविंदर सिंह, सुरजीत सिंह अलियास सोनू वगैरह जो उसके साथी हैं, उनके बीच फ्लेक्स बैनर्स को प्रिंट करके उसके पैसे देने के मामले में पहले से काफ़ी दिन से तू मैं चल रही थी। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है उस दिन इन 2 पार्टीज़ के बीच में कासिम नगर चौक में पहले स्कफल हुआ है और जो स्कफल है वो धीरे धीरे इंटेंसिफाई होते हुए लास्टली इसमें हवा में 2 राउंड फायर हुए। जिस वेपन से फायरिंग हुई है हमने वो वेपन जब्त कर लिया है। इसके साथ साथ जो खाली कारतूस है वो भी वहाँ से मौके से हमने बरामद किए हैं। और इस केस का किसी भी तरीके से हमारे इन्वेस्टिगेशन में अभी तक कोई टेरर वाला एंगल सामने नहीं आया। क्या कहेंगे, जिस तरह से आज नॉमिनेशन फाइल की गई है, कितने लोगों ने ये फाइल सबमिट किया, क्या कहेंगे? आज यहाँ पर नॉमिनेशन की लास्ट डेट है। टिल 4 o'clock हम लोग नॉमिनेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास हर कमेटी के लिए 2 कैंडिडेट्स जो हैं वो आए हैं जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किए। 3 कमेटीज़ हैं जिनमें मतलब 2-2 के आगे, इन टोटल हमारे पास 6 अभी नॉमिनेशन फाइल हुई हैं। टोटल 6 है जो हर इलाका में है। लोग ये कहते थे कि जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है और ये कश्मीर की ही पार्टी है, लेकिन जो रिजल्ट्स आए उनसे वाज़े हो गया कि हम जम्मू के भी हैं, हम कश्मीर के भी हैं, हम लद्दाख के भी हैं। और जो रिजल्ट्स आए उनमें 41% स्ट्राइक रेट नेशनल कॉन्फ्रेंस का था,
33% स्ट्राइक रेट बीजेपी का था और केवल 14% जो स्ट्राइक रेट था कांग्रेस का था। तो ये खुद दर्शाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक सबसे मजबूत पार्टी है। और दूसरी तरफ बीजेपी जो कह रही थी कि हमारा एक बहुत बड़ा मत है जम्मू कश्मीर में, उनका 25% ड्रॉप हुआ है उनके वोट में। मैं समझता हूँ उनको भी एक इस पे आत्मचिंतन करना चाहिए। जिस तरह जिला राजौरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कामयाबी हासिल की है, जिससे पहले कह रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सारी ज़मीन तक चिमटी हुई है, लेकिन इलेक्शन आने के बाद जो कामयाबी जिला राजौरी में 5 सीटें आपने जीती हैं, क्या कहेंगे? 2014 का भी जो इलेक्शन हुआ था जम्मू सूबा में, जहां हमने 3 सीटें जीती थी, उस सुनामी में भी जो बीजेपी की जम्मू में सुनामी थी उस वक्त, उसमें भी हमने 13 नशिस्तों पे हम दूसरी जगह थे, नंबर 2 थे। और इस बार जो हमने रिजल्ट लाए हैं उससे ये वाज़ेह हो गया है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू में भी मजबूत है, आगे और मजबूत होगी और आने वाले इम्तहान जो भी होंगे उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरे जोर के साथ अपना लोहा दिखाएगी और लोगों का एतमाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में है। और लोगों को ये यकीन हो गया है 6 साल के इनकी हुकूमत देखने के बाद कि ये लोग जो हैं सिर्फ नारों पे यकीन रखते हैं और लोगों के काम नहीं करते हैं। और जो जम्मू कश्मीर की ख़ास तौर पे भाजपा की नेतृत्व है वो पूरी तरह से विफल हो गया है। मैं समझता हूँ आज भाजपा का वर्कर भी इस बात से परेशान होगा कि जम्मू कश्मीर का जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो पूरी तरह से विफल होते हैं। से हार्दिक शुभकामनाएं जो है वो मैं दूंगा। आई लोहड़ी के पर्व की शुभकामनाएं दूंगा और कल जो है मकर संक्रांति का पर्व भी सुबह दीघा भवन के अंदर इस परिसर के अंदर मनाया जाएगा, उसकी भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं जो है सभी देशवासियों को दूंगा। देखिए पूरे विश्व के अंदर जहाँ जहाँ पे भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं वो इस त्यौहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जो है वो मनाते हैं। जैसे पुंछ के अंदर गीता भवन के परिसर में और पूरे पुंछ के अंदर हर जगह पे, हर घर के अंदर, हर स्थान के अंदर ये त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। एक तो इसका जो है आज देखें, आज इस त्यौहार जैसे हम आए हमने लोहड़ी का त्यौहार मनाया, एक ऋतु जो है वो चेंज होनी शुरू हो जाती है, ऋतु परिवर्तन का संकेत हमें मिलना शुरू हो जाता है। आज के और कल के दिन में इस ऋतु के स्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर आना शुरू हो जाता है। इसलिए इस त्यौहार को लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और जो जैसे चिड़वे हो गए, रेवड़ी हो गई, मूँगफली हो गई, उसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं, अखरोट हो गया उसका प्रयोग करते हैं और बच्चे खुशी से नाचते हैं। हर घर में इसका पूजन होता है। इस बार वैसे भी जो है हमारे ज़्यादा रहेगा ही क्योंकि पार्टिसिपेंट कम हो जाते हैं तो अपने आप ही कम हो जाते हैं। मेन तो बच्चों का ही रहता है, बच्चों को भी ज़्यादा वेट रहता है वो हमारा आउट जो स्टेडियम है। तो आपने जो है सॉल्ट वगैरह का इंतजाम करना है। एज ऑन डेट आई थिंक 24 को देना चाहिए जनरली। हाँ, वो डिपेंड करता है, मतलब 23-24 के अराउंड एक शॉवर है तो 23-24 वाला शॉवर हो सकता है 22-23 को, और ये भी हो सकता है कि वो 25-26 को पहुंच जाए। तो मतलब उस पीरियड में एक शॉवर है तो आपने वो फिर उस हिसाब से ही तैयार रहना। जी एक्शन सब आपने करनी है और पीएचई वाले आपको जो है बाइक टू बाइक कराएंगे। इरेक्शन एंड डेकोरेशन ऑफ डाइस एंड स्टैंड, ये हमारा जो है हैंडीक्राफ्ट और फ्लोरिकल्चर, आपने जो है फ्लावर वगैरह प्रोवाइड कराने हैं। करा लेना एक बार चेक करा ऊपर ट्राई प्रोवाइड कराने हैं। और आपके सिस्टम वो ये आपने ख्याल रखेंगे एक हफ्ते पहले दस मिनट अच्छी क्वालिटी। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन को लेकर हमारी रिव्यू मीटिंग की गई और उसमें जो भी हमारे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन को लेकर जो भी इंतजाम हैं उनको रिव्यू किया गया और डिफरेंट जो डिपार्टमेंट हैं उनको हिदायत दी गई
सिक्योरिटी से रिलेटेड, हमारे जो वेन्यू है उसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, और उसके साथ साथ हमारी जो जनरल क्लीननेस है उसको लेकर भी हर साल हमारे जितने भी नेशनल फेस्टिवल हैं वो हमारे पुंछ में पूरी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। और इस बार भी पूरे जोश के साथ, और उसके साथ साथ कोविड-19 को देखते हुए, कोविड-19 गाइडलाइन को फॉलो करते हुए रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में पूरे ही जोश और खरोश के साथ मनाया जाएगा। और उसके साथ ही सब डिवीज़न लेवल पर और तहसील लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर भी जो हमारे ऑफिसर हैं उनको भी हिदायत दी गई, क्योंकि हमारे वहाँ पर भी रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन पूरे धूमधाम के साथ होना है। और हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने पंचायत लेवल पर जो हमारे सरपंचेस हैं उन्होंने फ्लैग होइस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी जो कंसर्न महकमा है उनको हिदायत दी गई। जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। जो कोचिंग सेंटरों के जिन्होंने अप्लाई किया था रजिस्ट्रेशन के लिए, वो तकरीबन हमारे पास 35 कोचिंग सेंटर्स ने अप्लाई किया था। और आउट ऑफ 35 हमने जब इंस्पेक्शन किया, इंस्पेक्शन टीम के जो चेयरमैन होते हैं वो एडीसी हैं इसमें, तो उनकी सरबराही में जब हमने इंस्पेक्शन किया, हमने देखा तब तकरीबन 25 कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जहां कोचिंग सेंटर्स में फैसिलिटीज़ हैं जिनकी फिजिबिलिटी बनती है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो उनकी रिकमेंडेशन को सबमिट किया हमने डायरेक्टरेट, और वो रजिस्टर हो गए। बाकी जितने भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं वो इलीगली चल रहे हैं, उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन है नहीं। तो हमने इस हवाले से हमारे पास भी शिकायत आई हैं, तो हमने मॉनिटरिंग टीम्स बनाई हैं, इंस्पेक्शन टीम्स बनाई हैं, जोन वाइज इंस्पेक्शन टीम्स बनाई हैं। तो मैं देख लूँगा उन इंस्पेक्शन टीम्स ने वो इंस्पेक्शन किया, और वो देखते हैं कहाँ कहाँ कोई इलीगल कोचिंग सेंटर चल रहा है, और हम कोशिश करेंगे हमारे पास उनकी लिस्ट आए उनको बंद करने के लिए। और साथ में हमारे पास ये भी शिकायत हैं कि बहुत सारे सरकारी टीचर्स भी कोचिंग सेंटर्स में पढ़ा रहे हैं। हालांकि जब से ये राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन यहाँ पे लागू है, जब से यूटी बनी 100% ये लागू है यहाँ पे, तब से बिल्कुल हमारे जो सरकारी टीचर्स हैं उनके लिए प्राइवेट कोचिंग कराना ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो हमने बार बार इस ज़िम्मन में सर्कुलर्स भी निकाले हैं, और कल ही मैंने बिल्कुल एक कैटेगोरिक सर्कुलर उनको निकाला है कि ऐसे
टीचर्स जो हैं हमारे ये गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स, उनके लिए बिल्कुल प्राइवेट कोचिंग कराना बिल्कुल ये बैंड है, और कोई अगर हमें मिला उसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे। मैं फीडबैक लूँगा। अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हो गए, 3-4 दिन पहले ही हमने ये ऑर्डर्स निकाले हैं। ऑर्डर्स हमारे पास भी अवेलेबल हैं, कौन से जोन में किस किस को हमने इस जिम्मेदारी पे लगाया है। तो मैं फीडबैक लूँगा उनसे और देख लूँगा कि वो क्यों नहीं अभी तक वहाँ गए। भी उनको हिदायत मिली हैं, वो जाएं, देख लें। हर एक जड़ियों को भी हमने डायरेक्शन दी है, और प्रिंसिपल को भी हमने डायरेक्शन दी हैं। जो किसी जोन में हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी टीम्स हमने बनाई हैं, तो हिदायत तो उनको मिली हैं। तो बिल्कुल मैं इंश्योर करूँगा कि 2-4 दिन तक वो बिल्कुल हमें रिपोर्ट दे दें कहाँ कोई इलीगल कोचिंग सेंटर चल रहा है। शुक्रिया सर, आपने अपना हमारे यहाँ आजकल कोविड के चलते हुए स्कूल जो है क्लोज है। हमारे पास बच्चे जो आते हैं यहाँ पे पेरेंट्स के लिए आते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह भरने के लिए आते थे। उस सिलसिले में हमारे यहाँ पर बच्चे आए हुए थे। तो हमारी एक NGO जो कलकत्ता बेस की है, वो उसका रन जो है सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर हैं मिस्टर पांडे, अतुल कुमार पांडे साहब हैं। उन्होंने इस हमारे हायर सेकेंडरी मॉडल हायर सेकेंडरी को चूज़ किया है। तो उस सिलसिले में उन्होंने वहाँ से बच्चों के लिए किताबें भेजी हैं, और वो किताबें जो हैं वो मेडिकल एंट्रेंस के इंजीनियरिंग के लिए भेजी हुई है यहाँ पे। और उन्होंने मैसेज भेजा है कि अगर कोई बच्चा यहाँ से जो गरीब है, जो एफर्ट्स नहीं कर सकता कोचिंग के लिए, उसको हम कोचिंग भी फाइनेंस भी करेंगे। और उसके बाद IAS IFS के लिए भी अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा है जो फाइनेंशियली वीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन्स में आता है, तो हम उसकी पूरी सपोर्ट करेंगे। तो मैं अपने स्टाफ की तरफ से और अपने बच्चों की तरफ से मिस्टर पांडे साहब को मुबारक देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ, और ऐसी NGO को शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे गरीब बच्चे, जो बेसहारा बच्चे, यतीम बच्चे, और मैक्सिमम इन बच्चों के पेरेंट्स जो होते हैं वो मजदूर होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ पांडे साहब का, जिनने हमारे इस मॉडल हायर सेकेंडरी को चूज़ किया और हमारे गरीब बच्चों को ये फराहम किए, ये बुक्स फराहम की है जिससे वो बच्चे पढ़ के आगे पाए।